हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाके सीरीज का इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट ट्यूटोरियल के द्वारा चलाया जा रहा है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, जिसमें से 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी तरीके से, और ये सभी सेंटर्स पे अवेलेबल है। और ये जो सीरीज है यह बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? तो जो सिक्किम राज्य है यह उत्तर में चीन से, साथ ही पश्चिम में नेपाल से, और इसके पूरब में भूटान है और नीचे दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। सिक्किम जो है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है अपनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। एक है तांगलांग ला दर्रा। तांगलांग ला जो दर्रा है यह लद्दाख में है। उसके बाद एक हल्दी घाटी, तो जो हल्दी घाटी है यह हो जाएगा राजस्थान में। और एक है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और असीरगढ़ जो है यह है मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, तांगलांग ला जो दर्रा है लद्दाख में है, हल्दी घाटी जो है राजस्थान में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और असीरगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश में है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तांगलांग ला का। तो ये केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के जो लेह मनाली राजमार्ग है उस पर स्थित उच्च ऊंचाई वाला एक पर्वतीय दर्रा है। और हल्दी घाटी जो है यह पश्चिमी भारत में राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा है, और यह पर्वतीय दर्रा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। साथ ही जो दीफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच विवादित त्रिबिंदु है। और दीफू दर्रे का जो पूर्वी असम के लिए एक रणनीतिक महत्व भी है, यह मैकमोहन रेखा पर अवस्थित है। और जो असीरगढ़ दर्रा है यह मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों को जोड़ने वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका रचनात्मक हिस्सा है? तो जो वेलिकोंडा है यह पूर्वी घाट का रचनात्मक हिस्सा है। वेलिकोंडा पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण पठारी क्षेत्र जो है रायलसीमा, तो रायलसीमा के पठार में फैला हुआ है। और भारत का जो पूर्वी घाट है एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। वहीं जो नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी जो पहाड़ी है तो अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डेमम पहाड़ी ये सभी पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है तापी नदी के मुहाने यानी महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत श्रेणी। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है यह प्री कैम्ब्रियन काल में हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है। और जो अरावली है, अरावली का निर्माण जो हुआ है यह प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और अरावली जो है यह मोरदार पर्वत के रूप में इसका उत्पत्ति हुआ था, और यह विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। साथ ही याद रखेंगे कि जो पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है पश्चिमी घाट वाला। इसका निर्माण जो है प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित कगार स्थल के रूप में खंड में अरब सागर में असंलग्न के कारण हुआ था। तो याद रखना है कि जो सबसे नया है नवनिर्मित पर्वत श्रेणी है यह हिमालय पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो जो पेरियार नदी है यह पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। याद रखेंगे जो तुंगभद्रा है यह कृष्णा की सहायक नदी है। ये सभी पूरब की ओर बहती है,
जो पेरियार नदी है इसका जो उद्गम स्थल है यह है शिवागिरी में। याद रखेंगे, शिवागिरी हो जाएगा पेरियार नदी का उद्गम स्थल, और इसका मुहाना हो जाएगा वेमनाड झील, अरब सागर के समीप में। केरल की सबसे लंबी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है इडुक्की परियोजना, और ये पेरियार नदी केरल की ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो जो सुइल नदी परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, सुइल नदी जो है यह रावी नदी की सहायक नदी है, और यह हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना स्थित है। और सुइल नदी परियोजना का निर्माण जो है रन ऑफ द रिवर के आधार पर किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि एक है वान सागर परियोजना। तो वान सागर जो परियोजना है यह सोन नदी पर है। एक है ब्यास परियोजना, यह ब्यास नदी पर है। और एक है जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना, और हिमाचल प्रदेश में है कोल बांध परियोजना जो सतलुज नदी पर है। साथ ही एक याद रखेंगे, एक कर्नाटक में है घाटप्रभा नदी पे हिडकल परियोजना। नेक्स्ट है, लॉ एस के खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें लॉ एस का दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं, इसे मिलाना है कि कहाँ से इसकी प्राप्ति की जाती है। तो दिया हुआ है चंद्रपुर, तो जो चंद्रपुर है यह महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर और रत्नागिरी ये दोनों जो है लोहे की खदानें हैं, और ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद है चित्रदुर्ग, तो जो चित्रदुर्ग है यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में और भी है चित्रदुर्ग के साथ कुद्रेमुख है, बेल्लारी है, चिकमंगलूर है, ये सभी लोहे के खाने हैं और ये कर्नाटक में है। उसके बाद वैलाडीला है, तो वैलाडीला और दुर्ग जो है यह छत्तीसगढ़ में है। तो हमारा मिलान इसका 3 हो जाएगा। और जो मयूरभंज है तो यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में और भी है सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर, तो ये हमारा हो जाएगा उड़ीसा। याद रखेंगे ये सभी लॉ एस की खदानें हैं। चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, वैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, और मयूरभंज जो है यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो यह जो विशाखापट्टनम है यह स्थलरुद्ध बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है एक प्राकृतिक रूप से स्थलरुद्ध है, और इसे डॉल्फिन नोज में ही स्थित है। यानी यह जो है डॉल्फिन नोज यहीं पर स्थित है, और इस बंदरगाह पर तेल शोधक कारखाना भी है। लॉ एस के निर्यात के लिए यह एक बाहरी पोताश्रय का विकास किया गया है, और यह बंदरगाह जो है पूरे साल खुला रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो जो हालचू है यह अंडमान निकोबार की है, ओंगे और शोम्पेन यह सभी अंडमान निकोबार की है। और जो ये रेंगमा जनजाति है यह पाई जाती है नागालैंड में। याद रखेंगे, जो रेंगमा जनजाति है यह नागालैंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। और अंडमान निकोबार की जो जनजातियां है मुख्य रूप से उसमें है सेंटिनलीज है, जरावा है, जारना है, ओंगे है, एक हालचू होता है, हालचू याद रखेंगे, हालचू होता है, केडे, कोरा, टापू ये सभी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो हमारे सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है यह मंगल तथा बृहस्पति के बीच में स्थित है। क्षुद्र ग्रह उसे बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन्हें गौण ग्रह भी बोलते हैं, और ऐसे छोटे पिंड को बोलते हैं जिनका व्यास जो होता है 1000 किलोमीटर यानी 600 मील से कम होता है, और जो मंगल तथा बृहस्पति के कक्षों के बीच में लगभग चपटे जो वलय रूप में रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। अगला है, सूर्य ग्रहण जो होता है यह अमावस्या का होता है, यह स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। जब पृथ्वी जो होता है चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और जो
चंद्रग्रहण पूर्णिमा को तो होता ही है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के उस स्थिति में नहीं होता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है यह होता है अमावस्या के दिन, इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो है सी सही होगा। वहीं एक होता है दक्षिणी अयनांत। दक्षिणी अयनांत के दौरान जो होता है सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो जो भूमध्य सागर है वह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। दक्षिणी स्पेन और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के मध्य स्थित है जिब्राल्टर जल संधि चैनल, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। साथ ही हम लोग कुछ याद रखेंगे, जैसे एक होता है जल संधि बॉस जल संधि। तो जो बॉस जल संधि है यह ऑस्ट्रेलिया में है, यह तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। और जो मलक्का जल संधि है यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और एक होता है बेरिंग जल संधि, यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और इसका जो स्थान है अलास्का और रूस के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है यह उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम बोलता है कि एक विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसकी ऊर्जा जो होती है अपरिवर्तनीय होती है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। सामान्यतः इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। इसका मतलब है ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही इसको सृजन किया जा सकता है। और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है विलगित निकाय, इसका मतलब होता है एक ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है न ही द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो यह हुआ था पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है COP21, इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर यह 2015 के दौरान किया गया था, और यह फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। और इस सम्मेलन को पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु समझौता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो जो सुंग शासक थे वो अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किए थे। सुंग शासकों में थे पुष्यमित्र सुंग। इन्होंने 185 ईसा पूर्व में, पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक जो थे बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना किया था, और सुंग शासकों में अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषदों का जो फारसी भाषा में जो अनुवाद है उसको बोलते हैं सिर ए अकबर, याद रखेंगे। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो है सिर ए अकबर कहलाता है। और दारा सिको के बारे में जानेंगे कि दारा सिको का जन्म जो हुआ था ये 1615 ईस्वी को शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा सिको के बारे में हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद कराया गया था यह दारा सिको के द्वारा ही कराया गया था। और दारा जो है यह सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित है। एक कादरी सिलसिला था, तो कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत जो थे मुल्ला शाह, उसके आध्यात्मिक गुरु थे, यानी दारा सिको के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था संत मुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो दक्षिण भारत में स्थित था असमक। असमक जिसकी राजधानी जो थी पोटली या पोतन थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। जो चेदी है, चेदी या इसको चेती भी बोलते हैं, इसका जो राजधानी था वह शक्तिमती यानी अभी के बुंदेलखंड में स्थित है। और जो मत्स्य है इसका राजधानी हो जाएगा विराटनगर, जो राजस्थान अलवर भरतपुर के आसपास में स्थित है। और जो कम्बोज है तो कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर होगा, इसका राजधानी यह कश्मीर में स्थित है। वर्तमान के कश्मीर में कम्बोज की राजधानी हाटक स्थित है। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा
कब की गई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी और यह तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित आनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख की गई। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश थे, उसमें थे संगम वंश और एक सुलू वंश, एक तुलु वंश और एक अराविडु वंश। नेक्स्ट है मुंगेर में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो मुंगेर में जो बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन चलाया गया था यह कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया गया था। लगान अदा न करने पर किसानों की जो भूमि थी जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसे बकास्त बोलते थे। तो इस आंदोलन में को जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह अपने सुरीले अंदाज में कुरान को पढ़ता था, जिसके कारण इसका नाम कुरान खान पड़ गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं। कुतुबुद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और इसने जो अपनी राजधानी लाहौर को बनाया तथा कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो जो काकोरी से संबंधित थे वह थे रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुखदेव। यह काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे। 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था काकोरी ट्रेन कांड। यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और रोशन सिंह के कारण याद किया जाता है। उनके द्वारा सहारनपुर लखनऊ जो लाइन थी उस पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन को लूट लिया गया और सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो जो बंगाल विभाजन था यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। 19 और 20 जुलाई के आसपास 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था और इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता प्रदर्शन करने के लिए राखी दिवस भी मनाया गया था। वहीं 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना है 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी और स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना यह सिंगापुर में की गई थी। याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। सिंगापुर जो है तत्कालीन मलाया में सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है यह मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। याद रखेंगे 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। और सुभाष चंद्र बोस जो है यह 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया का जो है 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई, साथ ही भारत की जो साम्राज्ञी है घोषित किया गया और यह लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह हुआ था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान, जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को
खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है एस श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। एस श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। आगे याद रखेंगे कि जो कांग्रेस है इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था यह 1985 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 86 में, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह तीसरे अधिवेशन में बने थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और वहीं चौथे जो अध्यक्ष थे 1888 में, इसमें जॉर्ज यूले थे जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। वहीं पहली बार जो राष्ट्रीय गीत गाया गया था यह 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। और राष्ट्रीय गान जो है यह 1911 में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है BN धर थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया है। साथ ही पृथक निर्वाचक मंडल की भी इसकी देन है। इन्हीं दोनों कारकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया, जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना है यह 1936 में BR अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। 1936 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसका स्थापना जो है 1920 में किया गया। और बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा था इसका स्थापना 1924 में। साथ ही अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 में और भारतीय बौद्ध महासभा 1955 में। ये सभी जो है बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह रॉल्फ फिंच था। हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। आधुनिक काल में बिहार में आने वाले प्रमुख यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जिसमें सबसे पहले रॉल्फ फिंच नामक अंग्रेज आया था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो केंद्रीय बजट जो 2025-26 आया है इसमें राजकोषीय घाटा है यह 4.4% है। और 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जो था यह 4.8 रहा था। याद रखेंगे 24-25 में 4.8% रहा था। साथ ही याद रखेंगे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है यह 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट है 1947 में शनमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। वहीं भारत का पहला जो पेपरलेस बजट है यह 21-22 में पेश किया गया था। और भारत का जो सबसे बड़ा बजट भाषण है यह 2020-21 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति जो क्रूरता को रोकने के लिए उपबंध है इसको संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इस सूची में वर्तमान में 52 विषय है, यानी समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। और समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं शिक्षा है, वन है, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय लिया कि संसद संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा कमजोर या समाप्त हो। तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24वां संशोधन अधिनियम वैध है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के
चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, याद रखेंगे, ये राज्य विधानसभाओं के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति, यानी स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। और जो मूल कर्तव्य है यह सोवियत संघ से लिया गया है। और जिस समय संविधान में जोड़ा गया उस समय इसकी संख्या जो थी 10 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसे आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सोनल मानसिंह है यह भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में निपुण है। याद रखेंगे, सोनल मानसिंह जो है यह भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी में भी निपुण है। तो हमारा आंसर अगर ओडिसी रहता तो ओडिसी भी हो जाता। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता सोनल मानसिंह है और 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। याद रखेंगे कि 2003 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्यों की सूची है यह अनुच्छेद 243 के जी में वर्णन किया गया है। और संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज हेतु 29 कार्यों का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन जो है 243 के जी में है। और भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, यह स्टेटमेंट सही है। अगला है, किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, यह भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी ही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद जो 171 है इसमें विधान परिषदों की संरचना और गठन के बारे में प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है उसे राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक तथा किसी भी दशा में कुछ अपवाद को छोड़कर 40 से कम नहीं हो सकती है। और वर्तमान में देश में याद रखेंगे कि 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है और 1/3 सदस्य विधान परिषद में अस्थायी निकाय से सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय जो हरित न्यायाधिकरण है एनजीटी, यह एक वैधानिक निकाय है और इसे 2010 में स्थापित किया गया था। इसे बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा यह पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे? तो इसमें नागरिकता 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, निर्वाचन भी लागू हुआ और अस्थायी संसद भी लागू हुआ। जो मौलिक अधिकार है इसे बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो सिर्फ 1, 2 और 3 ही लागू हुआ, तो हमारा आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट है,
बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने परसेंट है? तो बिहार की आबादी में जो हिंदू समुदाय है यह 81.9% है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम 17.7% है। वहीं ईसाई जो है, ईसाई 0.05% है बिहार में। और सिख जो है, सिख 0.01% है। और बौद्ध 0.08%, जैन जो है 0.0096% है। वहीं 146 ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म या संप्रदाय को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो शासन के बढ़ते स्तर पर देखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा ग्राम सभा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा पंचायत समिति, और सबसे बड़ा हो जाएगा जिला परिषद। तो 1 नंबर पे पंचायत ग्राम सभा, 2 नंबर पे पंचायत समिति और 3 नंबर पे जिला परिषद। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 2 ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, यह 2004 में अस्तित्व में आया था। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं, और उनके सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर M.A. हसन हैं। हमारा आंसर ए हो जाएगा। वहीं एक बुक है रचना विश के द्वारा लिखा हुआ है, जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। याद रखेंगे, रचना बिष्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। और एक अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है स्मोक एंड एसेज। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। और के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा जो लिखा गया है वो है एज गुड एज माई वर्ड। एज गुड एज माई वर्ड। नेक्स्ट है, देश की प्रथम बोलती फिल्म जो है आलम आरा, इसके निर्देशक डायरेक्टर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके जो डायरेक्टर हैं वह अरदेशीर ईरानी हैं। अरदेशीर ईरानी ने आलम आरा फिल्म यह 1931 में बनाया था। और भारत में पहली फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र थी, जो मूक फिल्म थी बिना ऑडियो की। और जो दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो मधुमक्खी के डंक मारने पर जो बेकिंग सोडा होता है उससे आराम मिलता है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल जो होता है क्षारक होता है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। नेक्स्ट है, रोमानिया की राजधानी कहाँ स्थित है? जो रोमानिया की राजधानी है वो है बुखारेस्ट। याद रखेंगे, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और ये जो बुडापेस्ट है यह हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और कांगो गणराज्य की जो राजधानी है वो है किंशासा। कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा है। जो मोगादिशु है यह सोमालिया की राजधानी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। तो जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है यह राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है यह 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो यह होती है 2400 कैलोरी तथा
2100 कैलोरी। भारत में स्वीकृत जो कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में होता है 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं उनको कम आवश्यकता होती है। योजना आयोग ने 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने 2014 में एक रिपोर्ट सौंपा था, और सी रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1402 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित भी किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य काम है वह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। और विकसित राष्ट्रों की पहल पर शुरू किया गया यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इनके नियमों का पालन हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो यह थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डीके करवे समिति का संबंध है। तो जो डीके करवे समिति है इसका जो संबंध है लघु उद्योगों के विकास से है। नेक्स्ट है किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बोलते हैं। तो हमारे आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात हो जाएगा महंगा हो जाएगा और निर्यात जो हो जाएगा वह सस्ता हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। किंतु प्रत्येक स्थिति में यह सिद्धांत जो होता है लाभकारी नहीं होता है। नेक्स्ट है इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इटली के एकीकरण के जनक के रूप में ग्यूसेप मेजनी को जाना जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय जो है मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। और इटली के एकीकरण की जो शुरुआत है यह लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों में मूल रूप से हुई थी। मेजनी अपनी कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्शों का प्रसार और संघर्ष की चेतना से भर दिया, जिसके कारण इटली की आत्मा भी कहा जाता है। वहीं जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क और राजा विक्टर इमैनुअल का भी योगदान है। इटली के एकीकरण को वैचारिक आधार जो है मेजनी ने ही दिया था, और इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन की भी स्थापना की थी। गैरिबाल्डी जो है इसको इटली का धार अर्थात तलवार कहा जाता है, और काउंट काबूर का कथन है कि इटली का एकीकरण क्रीमिया के कीचड़ से होगी। नेक्स्ट है पिरामिड किसने बनवाए। तो जो पिरामिड थे यह फिरौन के द्वारा बनवाए गए थे। पिरामिड का जो संबंध है यह मिस्र के प्राचीन काल के राजाओं के कब्र से है, और मिस्र के पिरामिड का जो श्रेय है इतिहासकारों द्वारा तीसरे राजवंश के फिरिन जोसर को दिया जाता है। और पिरामिड जो होता है यह 3 डायमेंशनल आकृति होता है। नेक्स्ट है फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। तो यह लुई 11वां के द्वारा किया गया था। फ्रांस के शासकों में लुई 11वां
पहला शासक हुआ जिसने मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। और एक था लुई 11वां। तो लुई 11वां का जो शासनकाल था यह 1461 से लेकर के 1483 ईस्वी तक रहा था। और लुई 11वां ने सामंतों का दमन करने के लिए मध्यम वर्ग का इस्तेमाल किया था। लुई 11वां के कार्यों ने फ्रांस में राष्ट्रीय राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में आयोजन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी जो मित्र राष्ट्रों के गुट ने युद्धोत्तर काल की व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से जनवरी 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। और इस शांति सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि होती है यह प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उनकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाशियोकर या उसको बोलते हैं मैरास्मस। यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वह क्वाशियोकर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। तो इसमें जो है आलू जो है आलू तना है, आलू जड़ नहीं है। याद रखेंगे आलू जो है तना है। जो गाजर, मूली और शलजम ये सभी जड़ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केचुए नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, यह गलत है। केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केचुए जो होते हैं वह त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं और केचुए की त्वचा से आसानी से हवा जो है गुजर सकती है जो इसे नम और पतली बनाती है। नेक्स्ट है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो नागफनी का जो पौधा होता है एक मरुस्थलीय पौधा होता है और इसके पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। तो ये जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण यह तने में होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा स्टेटमेंट है सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सभी पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। अगला है पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा स्टेटमेंट बी, आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी केवल 2। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो क्लोरोफिल जिनमें नहीं पाया जाता है, तो इसलिए वो जो अपना भोजन है वह स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जैसे अमर बेल होता है, यह दूसरे पौधों पे डिपेंड करते हैं। और अपना भोजन जो स्वयं बनाने वाले पौधे होते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे विषमपोषी बोलते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें दिया हुआ है अंग दिया हुआ है और उसकी विशेषता दी हुई है। तो पहले दिया हुआ है अमाशय। तो अमाशय जो है यह अम्ल का विमोचन करता है। उसके बाद है छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है यह पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण कराती है और जो बड़ी आंत होती है यह जल का अवशोषण करती है। और जो लीवर होता है यकृत, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है।
तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, WBC और कणिकाएं यह रोगाणुओं का विनाश करती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके पास होती है। जो ब्लड में लिक्विड भाग जो होते हैं प्लाज्मा, उसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हुई रहती है और ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है RBC, एक WBC और एक होता है पट्टिकान, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो जो डॉक्टर होते हैं हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा। और एक होता है पेसमेकर। तो याद रखना है, जो पेसमेकर होता है यह हृदय की गति को कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रयोग करने वाला उपकरण है। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ECG। तो ECG का प्रयोग जो है यह संकुचन और विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने और हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार या बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एक होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी EEG। इसका प्रयोग जो है मस्तिष्क में होने वाले जो विद्युत क्रियाओं का निरूपण तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए करते हैं। तो याद रखना है, जो ECG है यह हृदय से संबंधित है और जो EEG है यह दिमाग यानी ब्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट है लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम के बनने के लिए जो है गोल्जी उपकरण उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह ब्रोमीन होता है, जो यह धातु है और सामान्य अवस्था वातावरण में द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त अन्य अधातुएं जो होती है या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके तत्वों के गुण धर्म, उनकी परमाणु संख्या या आवर्ती फलन होता है। यह स्टेटमेंट सही है और इसमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। परमाणु संख्या से परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित प्रोटॉनों की संख्या पता चलता है। यदि किसी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन को जोड़ा या हटाया जाए तो उसका जो परमाणु क्रमांक है बदल जाएगा और परमाणु एक अलग तत्व बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश की प्रकृति होती है या तो कण के समान होती है या तरंग के समान होती है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश की जो द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया की विवेचना में प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है अपर्याप्त है और प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है यह परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। याद रखेंगे, विद्युत धारा की जो दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत की तरफ होती है। नेक्स्ट है इसमें मिलाना है अभिकेंद्रीय बल। तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F = mv²/r। तो इसका हो जाएगा 3। और जो संवेग होता है यह mv होता है, मास इंटू वेग होता है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर P = mv। और जो वेग होता है वेलोसिटी वह विस्थापन बटा समय अंतराल यानी टाइम होता है, तो s/t हो जाएगा। और एक होता है त्वरण एक्सेलरेशन, वह होता है वेग में परिवर्तन और समय अंतराल। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा त्वरण ये 2 नंबर हो जाएगा
और वेग जो है v इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन डेसियम होता है। तो 1 माइक्रोन जो होता है यह होता है 0.0001 सेंटीमीटर होता है। यानी 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10 का पावर -3 और 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -6। सॉरी, एक माइक्रोन जो होता है वो 10 के पावर -6 होता है और 1 माइक्रो जो होता है वह 10 के पावर -3 होता है। नेक्स्ट है लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो लोलक का जो अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो इसका त्वरण अधिकतम हो जाता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। और उस पर लगने वाला जो बल होता है वह भी अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है मैक्सिमम होती है और इसका जो वेलोसिटी होता है वो भी 0 हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर। हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो जो हिम झंझावात है यह मुख्य रूप से अंटार्कटिक की मुख्य विशेषता है, जिसकी विशेषता में तेज हवाओं के साथ साथ हिमपात होता है और जिसके परिणाम स्वरूप दृश्यता कम हो जाती है और अंटार्कटिक क्षेत्र की स्थानीय पवन प्रणाली शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। यह कौन सा वाक्य है। तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा संज्ञा से जो विशेषण शब्द बनेगा वो बन जाएगा चचेरा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो इसका हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 अटका बनिया देवधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अटका बनिया देवधार मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव्स बुक। वन हु लव्स बुक का हो जाएगा बिब्लियोफाइल, यानी जो पुस्तक प्रेमी होता है इसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। एक होता है प्लेगरिस्ट होता है, इसका मतलब होता है साहित्य की चोरी। और पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, यानी एक से अधिक भाषा बोलने वाला। और एक होता है बिब्लियोफोब, यानी फोबिया से बना हुआ है तो ये डरने वाला है। तो पुस्तक से जो डरने वाला होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफोब। नेक्स्ट है किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है। तो यह है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है यह हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जिसे अब MTR मुसीनागुड़ी डिवीजन कहा जाता है, एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया है। और इस सर्वेक्षण में समृद्ध जैव विविधता पाई गई है जिसमें कई प्रजातियां विज्ञान के लिए नई हो सकती है। और सर्वेक्षण ने समुद्र तल से 300 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले आवासों को कवर किया है। इसके साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि तमिलनाडु में और भी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये सभी जो है तमिलनाडु में है। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है यह भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़ी हुई थी। जो दीपा कर्माकर है ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई थी। हमारे आंसर जो है ये हो जाएगा। ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता है
दीपा कर्माकर। इन्होंने जिम्नास्टिक से अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक से थोड़ा चूक गई थी और दीपा ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक और 2018 में तुर्की में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है माउंट एडम्स, एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। यह किस देश में स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट एडम्स जो है यह वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और हजारों वर्षों से निष्क्रिय रहने के बाद बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि देखा गया है। यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है जो वाशिंगटन राज्य अमेरिका में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है यह 12,277 फीट है। याद रखना है। माउंट एडम्स का जो आकार है यह माउंट रेनियर से भी बड़ा है और जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है। इस ज्वालामुखी के पास 10 से अधिक सक्रिय ग्लेशियर है जो आसपास की पारिस्थितिकी तंत्र को पानी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है 88 साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यह हान कांग को दिया गया है और हान कांग जो है यह दक्षिण कोरियाई लेखिका है। इनको 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है और वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली कोरियाई है जिनके काम को गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जाना जाता है जो ऐतिहासिक आघात और जीवन की नाजुकता को संबोधित करता है। और उनकी प्रमुख रचना है द वेजिटेरियन, 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता है। और एक है द वाइट बुक। अगला है कि ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स। ये सभी उनकी रचनाएं हैं हान कांग की। साथ ही याद रखेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया था, वह दिया गया था जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को। वहीं चिकित्सा के लिए दिया गया था या फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। और केमिस्ट्री के लिए 2024 में दिया गया था डेविड बेकर, हेमिस हसाबिस और जॉन एम्स जम्पर को। शांति के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार निहोन हेडियांको संगठन को दिया गया था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया था जिसके विजेता जो 3 लोग थे साइमन जॉनसन, डैरन एसेमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन। याद रखेंगे साइमन जॉनसन, डैरन एसेमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो जो दुर्लभ उत्तरी पीटल बतख है इसका झुंड अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13,500 फीट की असाधारण ऊंचाई पर दुर्लभ उत्तरी पीटल बतखों का झुंड देखा गया है और वैज्ञानिक नाम अनास एक्यूटा। इनका जो वैज्ञानिक नाम है अनास एक्यूटा है। यह उत्तरी पीटल बतख एक प्रवासी जल पक्षी है जो अपनी आकर्षण उपस्थिति और आकर्षक व्यवहार के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है सोलिगा जनजाति। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो जो सोलिगा जनजाति है यह मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। प्रधानमंत्री ने 119वें मन की बात में बोलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व की सोलिगा जनजाति का जिक्र किया था और बाघ संरक्षण में उनकी भूमिका की प्रशंसा भी की थी। तो प्रधानमंत्री की ये मन की बात 111वें संस्करण में था। तो याद रखेंगे कि सोलिगा जनजाति जो है यह तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है और उनके नाम का अर्थ होता है बांस के बच्चे, जो प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। और सोलिगा जो है कन्नड़ और तमिल बोलते हैं और बांस और मिट्टी के झोपड़ियों में रहते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था जो है झूम खेती, वन उपज संग्रह और शहद पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो महिला शांति सैनिकों के लिए जो पहला सम्मेलन है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के द्वारा किया गया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें मुख्य रूप से भाषण दिया था। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने
स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है। तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी योजना की शुरुआत की है और यह राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को वो 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो यह खोजा गया है झारखंड में। झारखंड में भूगर्भ शास्त्रियों और वन अधिकारियों ने झारखंड के पाकुड़ जिले के बरमसिया गांव के पास राजमहल पहाड़ियों में एक दुर्लभ जीवाश्म की खोज की है। जीवाश्मीकरण तब होता है जब जीवित कार्बनिक पदार्थ को खनिजों द्वारा पत्थर में बदल जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो भारत की जो पहली तटीय पक्षी जनगणना है यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में आयोजित की गई है। हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। गुजरात सरकार और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने 3 से 5 जनवरी 2025 तक जामनगर के मरीन नेशनल पार्क और मरीन अभयारण्य में भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन किया है और गुजरात के जामनगर जिले में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं जिनमें 50 से अधिक वेडर पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। नेक्स्ट है एस्पेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो जो एस्पेरेक्स टेलीस्कोप यह है नासा की अंतरिक्ष संगठन की पहल है। हमारा आंसर हो जाएगा नासा। नासा ने कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से एस्पेरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया है और यह जो है ब्रह्मांड के इतिहास, पुनर्आयनीकरण के युग और आइस एक्सप्लोरर के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। यह मेगाफोन के आकार का अंतरिक्ष दूरबीन है और जिसका 2 साल का मिशन है। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो यह किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया का उपयोग करके मिट्टी के प्रदूषण से निपटने के लिए एक समाधान विकसित किया है जो जहरीले प्रदूषकों को खाकर आवश्यक पोषक तत्व पैदा करते हैं और ये बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं, पौधे के विकास हार्मोन को बढ़ाते हैं और हानिकारक कवक को रोकते हैं और साथ ही पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं। नेक्स्ट है भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्वावलंबनी पहल को शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री जो है जयंत चौधरी ने 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में इसका शुभारंभ किया। साथ ही याद रखेंगे कि एक था मिशन वसुंधरा 3.0। तो मिशन वसुंधरा 3.0 यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और एक घर घर सोलर पहल है यह टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखेंगे हेल्प पहल जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और हेल्प पहल। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो यह है अहमदाबाद नगर निगम। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ने अपने 2025-26 के बजट में एक अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय बन गया है। टिकाऊ और जलवायु बजट जलवायु कार्रवाई के लिए 15,502 करोड़ के बजट में से 5619 करोड़ अधिक आवंटित किया गया है और यह फंड जो है भारत के 2070 के शून्य कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु लचीला शहर कार्य योजना का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साथ ही याद रखेंगे कि पटना नगर निगम जो है देश का पहला नगर निगम है जो अपना डिजिटल करेंसी जारी किया गया है। याद रखेंगे पटना नगर निगम जो है देश का पहला नगर निगम है जो अपना डिजिटल करेंसी जारी किया है। नेक्स्ट है प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसकी जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का जो नेतृत्व किया गया था यह किया गया था हर्ष कुमार के द्वारा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में जो हुई भगदड़ हुई थी उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति हर्ष कुमार थे, जबकि पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके सिंह इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है यह गुजरात में स्थित है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। गुजरात के ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद जो है इसमें भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है और यह सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा।